नमस्कार दोस्तों, देश की पुकार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। रोज़ की तरह आज आपके सामने एक विश्लेषण लेके हाजिर हूँ। आपका समर्थन चाहूँगा और प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलें। दोस्तों, राजस्थान की राजनीति गर्म है और पिछले कई दिनों से लगातार राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियाँ बहुत तेज़ी से चल रही हैं। पार्टी चाहे कोई भी हो, उम्मीदवार चाहे नेता चाहे कोई भी हो, सबका मकसद वैसे एक ही है कि ये इनके कारण किसी भी तरह से सत्ता में आना। इस सत्ता के लिए जो मारामारी बची है, इसमें चाहे छोटा खिलाड़ी हो चाहे बड़ा खिलाड़ी हो, कोई सा भी हो, राजनीतिक दल हो, क्षेत्रीय दल हो, राष्ट्रीय दल हो, सभी अपने अपने दाव पेच अभी से आजमा रहे हैं प्रदेश की राजनीति में पैर जमाने के लिए, और जो जमा चुके हैं वे उसको कायम रखने के लिए। लेकिन राजस्थान की राजनीति की चर्चा करें, इन दिनों जो राजस्थान की राजनीति में कवायद चल रही है, उसके एक नए एंगल पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। और वो नया एंगल ऐसा है कि जिससे सारे दल जो है वो उस एंगल को लेकर कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक समीकरण फिट करने का प्रयास कर रहे हैं। यह एक ऐसा एंगल है कि ये एंगल राजनीतिक दलों के अभी तक पकड़ में नहीं आया है। मैं उसी का जिक्र आपके सामने करने जा रहा हूँ। राजस्थान में राजनीति का एक ऐसा पहलवान है, आप उसको पहलवान ही कहेंगे, जो चारों तरफ अपनी लंगोट घुमा रहा है और किसी भी दल के पकड़ में नहीं आ रहा है। ये एक ऐसा पहलवान है जो हर जगह जाके ताल ठोक देता है, और ताल ठोकने के बाद ये राजनीतिक दलों के नेताओं को, चाहे वह नेता राष्ट्रीय स्तर का हो, चाहे नेता क्षेत्रीय स्तर का हो, चाहे सत्तारूढ़ पार्टी का हो, या चाहे विपक्ष का नेता हो, सबको चुनौती देता है। और मतलब बिंदास बोल हैं और निडर आप कहें, दुस्साहसिक कह सकते हैं आप, कि दुस्साहस इसमें इन नेता में इतना ज़बरदस्त है कि ये किसी के खिलाफ टीका टिप्पणी करने से, चाहे वो असंयमित कहें आपसे असंयमित कहें, वो कहीं नहीं चूकता। और इतना ही नहीं, मतलब आप देखिए कि निडरता का आलम यह है कि ये जो नेता है, ये अपनी जाति के जो तथाकथित, जिनको ये मानता है तथाकथित जो नेता हैं, उन तक की क्लास लगाने में भी पीछे नहीं हटता। तो यह नेता है नागौर का सांसद, राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी का अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल। आप देखिए कि ये जो राजनीतिक दल हैं, ये मिलकर अलग अलग तरीके से, अलग अलग रास्तों से, अलग अलग रणनीतियों से हनुमान बेनीवाल की घेराबंदी करने में जुटे हुए हैं। और हनुमान बेनीवाल अपनी लंगोट को अखाड़े में चारों तरफ घुमा रहा है कि किसी माई के लाल में ताकत हो तो आ जाए और मुकाबला करके दिखाए। ये वो व्यक्ति है जो राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंचा है, राष्ट्रीय राजनीति से मतलब सांसद बना है। यूनिवर्सिटी के चुनाव से लेकर और राष्ट्रीय राजनीति तक का जो इतिहास के जो सफ़र रहा है 15-20 साल का हनुमान बेनीवाल का, ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण और संघर्ष भरा रहा है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, और भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा राजे से मतभेद के कारण हनुमान बेनीवाल पार्टी से अलग हो गए, और उन्होंने फिर ये तय किया कि बजाय पार्टियों में शामिल होकर अपना वजूद खोने से बेटर ये है कि खुद का अस्तित्व कायम किया जाए। तो बेशक उन्होंने कहीं ना कहीं जाटवाद का इसमें सहारा लिया हो, लेकिन इस सहारे को सभी राजनीतिक दल लेते रहे। कोई परोक्ष तौर पर लेता है, कोई प्रत्यक्ष तौर पर लेता है, लेकिन आप देखिए जो टिकटों का वितरण होता है वो जाति और धर्म के आधार पर ही होता है। तो इस मामले में यदि हनुमान बेनीवाल की यदि बात करें, तो हनुमान बेनीवाल ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो दूसरे दल नहीं कर रहे हों। राजनीति में अस्तित्व का जहाँ मामला है, खुद को आगे बढ़ाने का जहाँ मामला है, वही हनुमान बेनीवाल ने जो राजनीति के बने बनाए रास्ते हैं उन पर चलने की कोशिश की और खुद को खड़ा किया है, स्टैंड किया है, दूसरे राजनीतिक दलों को चुनौती दी है। अब चूंकि इलेक्शन राजस्थान पर सिर पे हैं, कुल 4-6 महीने इलेक्शन में बाकी हैं, तो राजनीतिक दलों को चिंता हनुमान बेनीवाल जिस तरह से पिछले दिनों से प्रदेश में सक्रिय हैं और लगातार सभाएं कर रहे हैं, और आप देखिए उनकी सभाओं का आलम, ज़बरदस्त आकर्षण उनके प्रति है, ज़बरदस्त भीड़ उनके प्रति है। और मतलब पूरे नागौर में आप देखिए कि राजनीतिक दल ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, किसी भी तरह से हनुमान बेनीवाल की सत्ता को जो है वो चुनौती दे दें, उनको उखाड़ दें, जबकि वो अकेले सांसद हैं।
लेकिन राजनीतिक दलों के पास हनुमान बेनीवाल की तुलना में ज़्यादा तामझाम है निश्चित तौर पर, चाहे वह संख्या बल हो, चाहे वह धन बल हो, और चाहे वो सरकार यदि कांग्रेस की है तो निश्चित तौर पर प्रशासनिक बल भी सरकार के पास ज़्यादा है कांग्रेस के पास। इसके विपरीत हनुमान बेनीवाल वन मैन शो हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल की ताकत का अंदाज़ा उनके साथ जो उनके चाहने वाले हैं लाखों की संख्या में, चाहे वो नागौर में हो, बीकानेर में हो, या जो दूसरे इलाकों में हो। आप देखिए पिछले दिनों हनुमान बेनीवाल का जलवा, मतलब राजनीतिक दलों को मात देते हुए हनुमान बेनीवाल ने हनुमानगढ़ में किसान पानी के लिए काफ़ी दिनों से धरना दे रहे थे, तो हनुमान बेनीवाल वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने उनकी सभा को संबोधित किया और उनको ये आश्वासन दिया कि वे जो भी हो सकता है वे हर तरह से किसानों के साथ हैं, हर मामले में जो भी हनुमानगढ़ के किसानों के लिए वो कर पाएंगे ज़रूर करेंगे। उन्होंने अपना वचन, अपना कमिटमेंट किस तरह पूरा किया इसको देखिए। वे बाकायदा पंजाब के मुख्यमंत्री मान से मिले और उन्होंने मान को ये कहा कि अब आप जो हनुमानगढ़ के जो किसान हैं उसकी उनके लिए पानी छोड़िए। तो मान का कहना ये था कि हमने तो पानी बंद ही नहीं किया, पानी तो सरकार ने वहाँ नहरों का मरम्मत का काम करने के कारण बंद कर दिया, हम तो उनको पानी अभी कभी भी देने को तैयार हैं। और इसके बाद उन्होंने मान ने हनुमान बेनीवाल के साथ जो प्रतिनिधिमंडल गया था उनके नेतृत्व में, उनकी बात ध्यान से सुनी और वो पानी देने पर सहमत हो गए। मतलब ये जो काम वहाँ के सांसद नहीं कर सके, जो काम राजस्थान की सरकार नहीं कर सकी, जो काम विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकी, जो सबसे मजबूत विपक्ष है राजस्थान का, वो काम अकेले हनुमान बेनीवाल ने कर दिखाया। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये हनुमान बेनीवाल का जलवा है, जिसको ये सारे दल कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर, सियासी तौर पर खुद के लिए खतरा मानते हैं। और जिस तरह से हनुमान बेनीवाल के सियासी कदम लगातार राजनीति में बढ़ रहे हैं, आप देखिए एक व्यक्ति है, अकेले आदमी ने पार्टी खड़ी कर ली, अकेले व्यक्ति इंसान ने न केवल पार्टी खड़ी कर ली बल्कि 3 विधायक जिता दिए। आरएलपी के टिकट पर 3 विधायक जीत के आ गए, कई इलाकों में पंच सरपंच प्रधान बना दिए। इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। राजनीति में ये जबरदस्त, आप ये कहें पदार्पण तो बहुत पहले ही हो चुका है, अब तो हनुमान बेनीवाल राजनीति में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। और आप देखिए कोई भी मौका मुद्दा हो, हनुमान बेनीवाल उसमें चूकते नहीं हैं। जयपुर में जाट महासभा का सम्मेलन हुआ, उनको इस बात की परवाह नहीं है कि उनकी जाति के नेता क्या कहते हैं, उनके बारे में क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं। उन्होंने खुलेआम जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजा राम मील, उनके खिलाफ जबरदस्त बयानबाजी की, उनको शराब का ठेकेदार बताया, उनको प्रदेश में को बर्बाद करने वाला बताया। वो कहीं नहीं चूकते इसमें, क्योंकि उनके पास मजबूत बेस है, मजबूत जनाधार है। वो उन्होंने कहा कि ऐसे खोखले नेताओं के दम पर ना मैं चुनाव पहले जीता हूँ, ना मैं आज जीतूंगा और ना मैं भविष्य में जीत पाऊंगा। तो वे इस तरह की राजनीति करते हैं जो बहुत ही रेयर राजनीति है। आपको दुर्लभ मिलेगी, ऐसी राजनीति करने वाले नेता नहीं मिलेंगे जो खुद की जाति के वरिष्ठ नेताओं को मतलब खरी खोटी सुनाने से बाज नहीं आते हों। हनुमान बेनीवाल अभी पिछले 1 वीक पहले ही भोपाल में जाटों की महासभा हुई, उसमें शामिल हुए। आप देखिए उनका आकर्षण इतना ज़बरदस्त था वहाँ पर कि जैसे ही हनुमान बेनीवाल का नाम आया तो आप देखिए पूरा पांडाल उनके लिए तालियों से गूंज उठा और हनुमान बेनीवाल के जय जयकार के नारे से गूंज उठा। वहाँ भी उन्होंने, वो जो इतने स्पष्टवादी हैं वो बिल्कुल कोई लाग लपेट करके बिल्कुल नहीं बोलते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि वो मध्य प्रदेश में आकर चुनाव नहीं लड़ने वाले, वे नहीं चाहते कि जाटों में कहीं बिखराव हो, जाटों में एकता कायम रहे और जाट तरक्की करे, आगे बढ़े। लेकिन उन्होंने एक बात चेतावनी भी दी कि यदि कोई उनके इलाके में आकर चुनाव लड़ने की कोशिश करेगा तो उन्होंने व्यंग्य के तौर पर ये भी कह दिया कि वे 1 रुपया कोई चढ़ाता है तो बदले में 1.25 रुपये चढ़ाते हैं, मतलब सूद सहित हिसाब किताब चुकता करते हैं, वे कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले उन्होंने जो जननायक पार्टी के जो सर्वा हैं अजय चौटाला, जब उन्होंने वहाँ पर एक ईंट का मामला हो गया था मंदिर नागौर के जो लोक देवता के मंदिर में, तो वो ईंट नकली निकली आई थी, उसको लेकर उन्होंने अजय चौटाला के खिलाफ टीका टिप्पणी करने में कसर बाकी नहीं छोड़ी। तो अब सवाल इस बात का है कि राजनीति में चूंकि अब चुनाव सिर पर हैं, तो अब देखिए कि अजय चौटाला, इससे सबसे पहले शुरुआत करी वसुंधरा राजे ने। वसुंधरा राजे वहाँ लोक देवता के दर्शन करने गई बाकायदा। वसुंधरा राजे के तो हनुमान बेनीवाल घनघोर विरोधी रहे, वे कोई भी मौका नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि उनके पति को लेकर उन्होंने कह दिया कि मैंने
तो क्या छोड़ा है, उसने अपने पति को ही छोड़ दिया, इस तरह की बातें। मतलब व्यक्तिगत तौर पर भी हनुमान बेनीवाल फिर जब किसी मामले में उतर जाते हैं तो वो फिर उसको जंग की तरह लड़ते हैं, वो युद्ध की तरह लड़ते हैं। वो ये फिर नहीं देखते कि वो निजी हमला हो रहा है या वो सार्वजनिक हमला नहीं है या व्यक्तिगत हमला नहीं है, वो फिर ये सब नहीं देखते हैं। तो ये उनकी तासीर है, ये उनके तेवर हैं। तो सबसे पहले वसुंधरा राजे ने अपना वो वोट बैंक हिसाब किताब बैठाने के लिए, क्योंकि वसुंधरा राजे को कहीं ना कहीं लगता है कि वो हो सकता है भावी कैंडिडेट हो मुख्यमंत्री पद के लिए राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। हालांकि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही सोच समझ के पत्ते खोलती है और अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में कोई स्पष्ट इशारा हाईकमान बीजेपी हाईकमान की तरफ से नहीं है। लेकिन वसुंधरा राजे का ने दौरा किया नागौर में, और इसको ये माना गया कि जो हनुमान बेनीवाल उनके खिलाफ जो बयानबाजी कर रहे हैं वो उस रूप में उसको देखा गया कि इस रूप में वसुंधरा राजे ने वहाँ गई और उन्होंने वहाँ बाकायदा लोगों से मुलाकात करी और इस तरह का आयोजन किया। उसके बाद आप देखिए जो जननायक पार्टी के सर्वे सर्वा हैं अजय चौटाला, जबकि भोपाल में हनुमान बेनीवाल ने कह दिया था कि मुझे ना हरियाणा से चुनाव लड़ना है ना मुझे एमपी से चुनाव लड़ना है, तो मेरे इलाके में कोई आए नहीं, वो ठीक नहीं होगा, वे जाट एकता के लिए भी सही नहीं होगा और मैं फिर ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। ये उनका कहने का भाव था। उसके बाद अजय चौटाला आए नागौर में, वहाँ लोक देवता के मंदिर में गए, वहाँ पर उन्होंने सभा भी करी और बाकायदा उन्होंने हनुमान बेनीवाल के खिलाफ टीका टिप्पणी करते हुए कहा कि हनुमान बेनीवाल को राजनीति की जब ABCD नहीं आती थी तब वे 4 बार MLA रह लिए, उनके जो है परिवार से वहाँ सांसद रह लिए, तो हनुमान बेनीवाल उनके सामने कुछ नहीं है और हनुमान बेनीवाल को वो कोई चुनौती नहीं मानते। और उन्होंने बाकायदा राजनीतिक समीकरण भी बताया कि राजस्थान में वे चुनाव लड़ेंगे तो किस आधार पर लड़ेंगे और उनका क्या समीकरण है। उन्होंने बताया कि नागौर और दूसरे और जो इलाके हैं लूणकरणसर और इलाकों के नाम उन्होंने गिनाए कि ये इलाके ऐसे हैं जहाँ उनका अच्छा खासा प्रभाव है। इसके बाद आप देखिए वसुंधरा राजे गई, फिर अजय चौटाला गए, अब अशोक गहलोत ने कल वहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वहाँ पर नागौर में सभा की। तो सभा हालांकि जो सरकारी कार्यक्रम जो चल रहा है, जो महंगाई राहत शिविर का, उसको लेके की और बहुत सारी योजनाओं की वहाँ घोषणा की। तो जो अशोक गहलोत ने जो सभा की वहाँ पर बहुत सारी घोषणाएं की और लोगों को संबोधित किया और उन्होंने ये कह दिया कि हम विकास के बलबूते चुनाव लड़ते हैं, केवल हवा में चुनाव नहीं लड़ते। इशारा साफ था कि हनुमान बेनीवाल ने मतलब इस इलाके में विकास नहीं किया है और हम यहाँ विकास कर रहे हैं, पहले भी हमने किया है और हम यहाँ विकास के लिए ही आए हैं। तो दोस्तों कुल मिला के बात ये है, निष्कर्ष जो मुझे लगता है वो ये है कि जो दल हैं ये हनुमान बेनीवाल, आप देखिए कि जहाँ जहाँ जाते हैं, हनुमान बेनीवाल ने जोधपुर में सभा करी, पिछले दिनों जाकर हनुमानगढ़ में सभा करी, बीकानेर में सभा करी, उनके समर्थन को देखते हुए पार्टी, चाहे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी हो चाहे सत्तारूढ़ कांग्रेस हो, इन सभी दलों में कहीं ना कहीं, हालांकि ये शो नहीं करते इस बात को, ये बताते नहीं है, ये दर्शाते नहीं है, लेकिन अंदरूनी तौर पर कहीं ना कहीं खलबली इनमें ज़बरदस्त है कि हनुमान बेनीवाल जो चुनौती बन के लगातार उभर रहे हैं और सामने आ रहे हैं, उनसे मुकाबला करना इन पार्टियों के लिए बहुत ही टेढ़ी खीर होगा। तो कुल मिला के बात यह कि जो भविष्य की राजनीति है वह निश्चित तौर पर, चाहे बेशक हनुमान बेनीवाल राजस्थान में तीसरी ताकत के तौर पर मजबूती से नहीं उभर पाए, लेकिन वर्तमान स्थिति ये है कि दोनों प्रमुख दलों के लिए वे जरूर कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर एक चिंता का विषय जरूर है कि किस तरह से वो लगातार उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, उनका जनाधार लगातार बढ़ता जा रहा है और उसको रोका कैसे जाए। क्योंकि हनुमान बेनीवाल एक तरह से ये समझिए आप, पूरा काफिला उनके साथ चलता है जहाँ भी वो जाते हैं, तो और वो खुल के बिंदास बोलते हैं, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो। आप देखिए पिछले दिनों अभी उन्होंने जो नई संसद भवन का जो उद्घाटन समारोह था उसका उन्होंने बहिष्कार कर दिया, उसके निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया उन्होंने। और ये इस कारण किया गया कि जो पहलवान जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होने के मामले में उन्होंने अपना समर्थन पहलवानों को दिया और इस मामले में बहिष्कार किया। तो कोई भी ऐसा स्टेट का विषय हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा, आप देखिए पिछले दिनों रहा, उन्होंने ज़बरदस्त रैलियां निकाली राजस्थान में, चाहे वो खनन माफिया का मामला हो, उन्होंने अपने सीमित संगठन के बावजूद भी राजस्थान में सशक्त और प्रभावशाली प्रदर्शन किया। जो जनहित के मुद्दे हैं राजस्थान के, उनको भी लेने में, उनको व्यापक तौर पर सरकार तक संदेश पहुंचाने में या सरकार को झुकाने में, हिलाने में वो पीछे नहीं रहते।
जहाँ तक हनुमानगढ़ प्रशासन, ये नागौर प्रशासन की बात है, ये निश्चित तौर पे कि उन्होंने जो विकास के जो भी काम है, चाहे सड़क के, पानी के, बिजली के, या जो भी बुनियादी काम है, या उनके पार्टी के जो भी काम है, वे वहाँ रुक नहीं सकते, क्योंकि उनका आप यूँ कह लिए कि खौफ है एक तरह से कि भाई ये हनुमान बेनीवाल का काम है, ये सांसद हनुमान बेनीवाल का मामला है, ये रुकेगा नहीं। चाहे वहाँ कलेक्टर हो, कोई भी हो, चाहे वहाँ एसपी कोई भी हो, चाहे वहाँ तहसीलदार हो, एसडीएम हो, एडीएम हो, कोई भी हो, वो हनुमान बेनीवाल का जहाँ नाम आ गया, ये ऐसा काम। और मेरा मानना एक व्यक्तिगत तौर भी है, हालांकि ये बहस का विषय नहीं है, इसको किसी दिन और करेंगे, कि ब्यूरोक्रेट इसी तरह से काम करते हैं, भय बिन प्रीत नहीं होती, ये बिल्कुल सही है। और ये हनुमान बेनीवाल ने नागौर में या दूसरे इलाकों में साबित करके दिखाया है कि कामकाज कराने के तरीके नेता कैसे करते हैं, और क्या जनता को रिलीफ देने के लिए क्या तौर तरीके अपनाते हैं, वो हनुमान बेनीवाल ने साबित करके दिखाया है। तो दोस्तों, आज का आपको ये विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव और विचार मुझ तक जरूर पहुंचाएं, ताकि मैं उनको आगामी विश्लेषण में शामिल कर सकूं। और प्लीज़ इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलें। आपके उत्साह और समर्थन की मुझे सख्त ज़रूरत है, कृपया इसे बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार।